अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। बदनामी ज़मानत, दहशतगर्द रियासत, भारत आलमी सतह पर बेनकाब। नरेंद्र मोदी का इंडिया दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाने का मरकज़ बन गया है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक खून की होली खेल रहा है। पाकिस्तान तो दुनिया के सामने कई सालों से इंडिया का ये खौफनाक भयानक चेहरा बेनकाब कर रहा है। अब मगरबी ममालिक और वहाँ का मीडिया भी पाकिस्तान के बताए इस सच की गवाही दे रहा है। इस मरतबा बरतानवी अखबार गार्जियन ने इंडियन रियासती दहशतगर्दी का भांडा बीच चौराहे फोड़ा है। गार्जियन की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया गैर मुल्की सरजमीन पर उन लोगों को हदफ बनाकर कत्ल करने की वसी तर पॉलिसी पर अमल पैरा है जिन्हें वो अपना दुश्मन समझता है। इस पॉलिसी के तहत इंडिया ने अब तक मुतअद्दिद पाकिस्तानी शहरियों को भी कत्ल करवा दिया है। गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एजेंसी साल 2020 से अब तक पाकिस्तान में ऐसे 20 अफराद के कत्ल में मुलव्विस रही हैं। बरतानवी अखबार की इस तहकीकाती रिपोर्ट में और भी कई अहम इंकशाफात सामने आए हैं जो मोदी सरकार के इस खूनी नेटवर्क को बेनकाब करने के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ आपको कुछ माह पहले तक पाकिस्तान में पै दर पै होने वाली कत्ल की चंद वारदातें याद दिलाती हूँ, जिसका मामला हमने भी अक्टूबर 2023 में अपने प्रोग्राम में उठाया था, जब पाकिस्तान में भारत को मतलूब जिहादी कमांडर्स की कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, डस्का और रावलाकोट में कत्ल की वारदातें हुई थी। ये तमाम अफराद मकबूजा कश्मीर में कभी न कभी जद्दोजहद आज़ादी से मुंसलिक रहे थे। इत्तेफाक से इन तमाम के कत्ल का जो तरीक़ाकार था वो बिल्कुल एक सा था। अब वापस आते हैं गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में 2020 के बाद से 20 कत्ल इंडियन इंटेलिजेंस के स्लीपर सेल्स की तरफ से किए गए, जो ज़्यादातर मुत्तहिदा अरब इमारात से ऑपरेट कर रहे थे। पाकिस्तान में 2023 में हुई हलाकतों में इजाफे का सहरा इन सेल्स की बढ़ती हुई सरगर्मियों का नतीजा था, जिनके लिए मकामी मुजरिमों या फिर गरीब पाकिस्तानियों को लाखों रुपए दिए गए। इसी रिपोर्ट में इंडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के हवाले से ये भी दावा किया गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात में इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल्स हैं और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर बराह रास्त वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का कंट्रोल है। यहाँ आपको जून 2021 का एक और वाक़या याद दिलाती हूँ, जब लाहौर के इलाके जौहर टाउन में कलदम जमात उद दावा के सरबराह हाफिज सईद के घर को कार बम धमाके में निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस दहशतगर्दी का इल्ज़ाम इंडिया पर आयद किया था, जिसे इंडिया की हुकूमत ने हमेशा की तरह मुस्तरद कर दिया था। इस हमले के बाद हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि इब्तदाई तौर पर 3 दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए जो मुबैना तौर पर इंडिया से राबते में थे। मजीद दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त हुई थी कि जब खुद भारतीय मीडिया ने अपनी हुकूमत के झूठ का पर्दा चाक करते हुए बता दिया था कि 2020 में दुबई में हुई भारतीय खुफिया एजेंसी की एक मीटिंग में हाफिज सईद को उनके घर में कत्ल का मंसूबा बनाया गया था। भारतीय रिपोर्ट मीडिया की इसी रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस काम को अंजाम देने के लिए दुबई की जेलों में कैद ऐसे अफराद को तलाश किया गया जो मामूली नौयत के जुर्म में सज़ा काट रहे थे और जिनका पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। फिर उन्हीं मुजरिमान में से एक शख्स का इंतखाब होता है जिसने जौहर टाउन में ये कार्रवाई की। ये तो वो चंद हकाइक हैं जो इंडियन हुकूमत की दुनिया भर में फैलाई दहशतगर्दी का पर्दा चाक करते हैं। ऐसी ही एक कार्रवाई में गुज़िश्ता साल कनाडा में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नज्जर को फायरिंग करके कत्ल किया गया था, जिनके कत्ल का इल्ज़ाम खुद कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया पर आयद किया था। इंडियन कत्लो गारतगरी के हवाले से गार्जियन की रिपोर्ट मज़ीद बताती है कि भारतीय एजेंट्स ने बैरून मुल्क दहशतगर्दी के लिए जहादियों को भी भर्ती किया और उन्हें यकीन दिलाया कि वो काफिरों को मार रहे हैं। इसी तरह कराची में कत्लेआम के लिए अफगान शहरियों को लाखों रुपए दिए गए। सिर्फ यही नहीं हुआ, इंडियन खुफिया एजेंसी ने दाइश और तालिबान के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, पाकिस्तानी इस्लाम पसंद बुनियाद परस्तों को भी तैयार किया। ये पहली बार हुआ है कि खुद भारतीय इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान में कार्रवाइयों पर बात की और दहशतगर्दी को तस्लीम भी किया। भारतीय दहशतगर्दी के इंकशाफात नाज़रीन ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब इंडिया में रवा माह इलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें इंडियन अवाम अगले 5 सालों के लिए अपना अगला वज़ीर आज़म चुनेगी। नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म बनने की हैट्रिक करने के लिए हर हरबा आजमा रहे हैं। अब देखना यह है कि इंडियन अवाम एक बार फिर एक दहशतगर्द को अपने मुल्क के लिए चुनते हैं। क्या दुनिया भर के इंसानी हुकूक के चैंपियन भारत की आलमी दहशतगर्दी को कबूल करते रहेंगे?
क्या वो ममालिक भारतीय एहलकारों के खिलाफ एक्शन लेंगे जिनकी सरजमीन या लोगों को भारत कत्लो गारत गरी के लिए इस्तेमाल कर रहा है? बहुत अहम सवालात हैं और इन सवालात के जवाबात आना भी बेहद ज़रूरी है। प्रोग्राम में अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ती हूँ क्विकली, और अब बात कर लेती हूँ ज़रा आला अदलिया के जो मोअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान हैं, इनको मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला रुका नहीं है। आज भी सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस और लाहौर हाई कोर्ट के एक जज को मशकूक ख़त मौसूल हुए हैं। तमाम खतूत को CTD के हवाले किया गया है। अब तक सुप्रीम कोर्ट के 10, लाहौर हाई कोर्ट के 6 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 8 मुअज़्ज़ज़ जजेस को ये मशकूक ख़त मौसूल हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशकूक खतूत के मामले को संजीदा मसला करार देते हुए तहकीकात करवाने का ऐलान किया है, जिसके बाद CTD की इब्तिदाई तहकीकात में ये बात सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खतूत रावलपिंडी के जनरल पोस्ट ऑफिस से भेजे गए हैं, लेकिन भेजने वाले की शनाख्त ये अभी तक मालूम नहीं हो सकी है क्योंकि पुरहुजूम इहाते के अंदर कैमराज नहीं है। खतूत से मिलने वाले पाउडर के नमूने की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन लिफाफों में ख़तरनाक आर्सेनिक की मामूली मकदार पाई गई है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि अगर ये मकदार फेफड़ों तक पहुंच जाए तो खून बहना शुरू हो जाता है और ज़्यादती की सूरत में मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये केमिकल सूंघने से फेफड़े, नाक की सोजिश और खून का बहाव हो सकता है। दूसरी तरफ महकमा डाक के पोस्ट मास्टर जनरल ने तमाम स्टाफ को एडवाइजरी जारी की है कि हाई प्रोफाइल शख्सियात के नाम पर आने वाले तमाम खतूत की स्क्रूटनी की जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि धमकी जजेस को हिरासा करने की हुकूमती साजिश है। हुकूमत इस पर क्या कर रही है? वज़ीर आज़म से आप कह रहे हैं कि हम बहुत संजीदा हैं और संजीदा कार्रवाई करने का उन्होंने ऐलान भी कर दिया है, लेकिन कितनी संजीदगी अब तक दिखाई गई है, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा है, तर्जुमान है वज़ीर आज़म के बिलाल कियानी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब। सबसे पहले तो सर ये बताइए, ये जो जजेस को खतूत मौसूल हो रहे हैं, मिल रहे हैं, अभी तक क्या हुकूमत तहकीकात कर सकी है? क्या कुछ पता चल सका है इसमें? साहिबा बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए ये जो खतूत का सिलसिला पिछले चंदों में हमने देखा है, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ, फिर लाहौर हाई कोर्ट में अगले दिन, और गालिबन शायद जी सुप्रीम कोर्ट में भी शायद ख़त की खबर थी। तो ये यकीनन तशवीशनाक वाक़यात हैं। और आपने देखा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस दिन ये इस तरह के ख़त आए तो फ़ौरन पुलिस एहलकार वहाँ पे पहुँच गए। जो ख़त थे और साथ जो पाउडर उसमें से सस्पेक्टेड मटेरियल निकला था वो फोरेंसिक लैब चले गए थे। इसी तरह लाहौर में अगले ही दिन जब इस तरह थ्रेटनिंग खतूत आए तो पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दोनों ही मौके पे फ़ौरन पहुँच गए और उन्होंने भी जो इनिशियल वहाँ पे कार्रवाई होनी थी वो उन्होंने की। तो देखिए, और इस मतलब आपने देखा प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपने काबीना को खिताब करते हुए जो नशर हुआ उसमें भी उन्होंने इसकी संजीदगी को लेने के बात की और ये कि हुकूमत अपना पूरा काम करेगी इसकी तह तक पहुंचने के लिए। तो देखिए ये जो मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारे हैं, फोरेंसिक लैब्स हैं, काउंटर टेररिज्म है, पुलिस है, वो वफाक में भी और पंजाब में भी अपना काम कर रही है। और जैसे ही इसके कोई नताइज आएंगे, जब ये असेस हो जाएगा तो आई थिंक वो सबसे पहले जो मुतल्लिका कोर्ट्स हैं जो उनके सामने और आवाम के सामने भी रखे जाएंगे जी। लेकिन बिलाल साहब, जो बात हमारे सामने आ रही है सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को जो खतूत मिले हैं उसके अंदर जो केमिकल है वो एंथ्रॉक्स है। जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को मिले हैं उन खतूत के अंदर आर्सेनिक है और ये इतने ख़तरनाक है कि अगर ये केमिकल फेफड़ों तक पहुंच जाए तो इससे मौत भी वाक़ई हो सकती है, खुदा न खास्ता। तो सर फिर तो ये सिर्फ धमकी आमेज खतूत का मामला नहीं है, ये तो फिर कत्ल की कोशिश हो गई। ये देखिए बात ये आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। देखिए इसको संजीदगी से एक दफ़ा हतमी नताइज आने दें। अगर तो ये भी तयन होना चाहिए कि ये मटेरियल्स क्या थे। इन एनी केस आप ये सही कह रहे हैं कि अगर तो ये मटेरियल्स जो उसमें खतूत के साथ थे, पाउडर था, अगर तो वो इस नेचर के निकलते हैं तो फिर और भी ज़्यादा नौइयत जो है इसकी संगीनी की वो बढ़ जाती है। मगर इन एनी केस आई थिंक इस तरह के धमकी आवेज़ ख़त भेजना, इस तरह के थ्रेटनिंग ख़त भेजना और साथ इस तरह का मटेरियल भेजना और वो भी इस तरह सुपीरियर जुडिशरी को, आई थिंक ये नहायत नाकाबिल कबूल भी है और इसको क्लैम्प डाउन करना होगा और इसकी हमारी रियासत में और हमारे निज़ाम में कोई गुंजाइश नहीं है।
और मुझे यकीन है कि हमारी एग्जीक्यूटिव भी, इंतज़ामिया भी, पुलिस एहलकार भी, जुडिशरी मिल के इसको मामले की तह तक जाके इसको जड़ से उखाड़ना चाहेगी, क्योंकि ये कोई ऐसी रवायत नहीं है जो कि आगे किसी भी सूरत में काबिल कबूल है। इसलिए इसको उसी सीरियसनेस के साथ देखा जा रहा है और इसी सीरियसनेस के साथ इसकी तहकीक भी होगी और इंशाल्लाह इसके खिलाफ एक्शन भी होगा। एग्जैक्टली सर, यही मैं आपसे बात पूछना चाह रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट भी टारगेट हो गया सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी टारगेट हो गया, लाहौर हाई कोर्ट भी टारगेट हो गया, तो क्या इसके अलावा भी कोई खदशा है दीगर हाई कोर्ट्स भी खुदा न खास्ता टारगेट ना हो? और क्या फिर इसी सिलसिले को देखते हुए क्या जजेस के प्रोटोकॉल में इजाफा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, या कर दिया गया है? जी, मैं पुलिस से चेक करना होगा, मगर देखिए जुडिशरी को ऑलरेडी आप जानते हैं कि काबिले इज़्ज़त और काबिले एहतराम होते हैं जो आपके हाई कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और उनकी ऑलरेडी उनकी काफ़ी सिक्योरिटी उनके साथ अरेंजमेंट्स होते हैं, कोर्ट्स में भी होते हैं। मगर मुझे यकीन है कि कोर्ट्स में ख़ुद भी, या कोर्ट के जो जिस तरह RNI सेक्शन होता है जहाँ पे खतूत आते हैं, या रजिस्ट्रार जो कोर्ट के, उन्होंने आई एम श्योर सिक्योरिटी एहलकार के साथ अगर कोई ज़रूर चेक किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो करना चाहिए कि कोई ऐसे उस चेन में कोई लैप्सेस तो नहीं है जहाँ पे ऐसी चीज़ किसी जज के चेंबर तक पहुँच जाए। तो यकीनन आई थिंक ये स्क्रीनिंग देखनी चाहिए कि जब भी कोई डाक और एक कोर्ट्स जैसी जगह जहाँ पे इतनी ज़्यादा पटिशन्स फाइल होती हैं, डाक आती है, कि वहाँ पे कोई ना कोई तरीक़ाकार हो कि सिक्योरिटी स्क्रीनिंग भी बेहतर हो, और मगर कोई काम में खलल भी इसकी वजह से ना आए। तो यकीनन मुझे यकीन है कि सिक्योरिटी एहलकार जो कोर्ट की इंतज़ामिया है उसके साथ मिलके इस चीज़ का जायजा ले रही है। सही कह रहे हैं सर आप, एक तो संजीदा मामला है और बहुत संजीदगी से देखना भी इस मामले को पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड सर, जो जजेस ने खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उस पर हुकूमत की तरफ से एक कमीशन बनाया गया, तसद्दुक जिलानी साहब को उसका सरबराह बनाया गया, फिर उन्होंने इससे माजरत कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर उसका खुद नोटिस लिया। आज पाकिस्तान बार ने जो हाजिर जजेस हैं उनकी निगरानी में कमीशन का मुतालबा किया है। तो क्या सर हुकूमत नए कमीशन की तरफ जाने का सोच रही है, तश्कील देने का सोच रही है, या फिर जो अदालत ने नोटिस लिया है उसमें फरीक बनने का सोच रही है? जी देखिए, बात यह है कि, और ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, इसमें आपको याद होगा कि जब जजेस का खत आया तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट, और वो खत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एड्रेस था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उस खत एड्रेस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद उस मामले का नोटिस लिया और एक फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई गई। और उस सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ख्वाहिश का इजहार किया कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर भी जुडिशरी की ख्वाहिश पर ही उनसे जाके मिले, उनको यकीन दहानी कराई कि उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात और जो चीज़ें मुतालबे किए गए हैं उन सब में ताउन करेगी हुकूमत, और ये सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में भी रिफ्लेक्टेड है। तो उस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही प्रपोजल आया कि इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। यहाँ तक के नाम भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रपोज किए गए, तसद्दुक जिलानी साहब और नासिर मुल्क के, और तसद्दुक जिलानी के नाम पे एक्सेप्टेंस हुई, और उसके बाद हुकूमत ने जुडिशरी की ही इस प्रपोजल के तहत फ़ौरन इंक्वायरी कमीशन बनाया, और जिलानी साहब से भी एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा उनसे कंसेंट लेने के बाद उनको नामजद किया। तो देखिए, उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी की तरफ से जो प्रपोजल आया था इस मामले को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए, उस पर हुकूमत ने फ़ौरन मावनत दिखाई और अमल दरामद किया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब उसको सो मोटो नोटिस दे के समाअत एक हुई है, और अब ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का और जुडिशरी का प्रोरोगेटिव है कि अगर वो बेहतर समझते हैं कि अब इस तरीके से इस मामले को आगे ले जाया जाए तो हुकूमत फिर से अवेलेबल है कोई भी मावनत और अपना किरदार अदा करने के लिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। आपने देखा कि जो पहली समाअत भी हुई उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश हुए, और उन्होंने वहाँ पे हुकूमत का मौक़िफ़ भी दिया, और ये जो सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं ये वहाँ पे दोहराए, और वहाँ पे फिर से उन्होंने हुकूमत की मुकम्मल मावनत फराम करने की यकीन दहानी कराई। तो देखिए, पहली समाअत हुई है, वहाँ पे हुकूमत की नुमाइंदगी थी उस समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल की सूरत में, और आगे भी अगली समाअत गालिबन शायद 29 तारीख को है। तो हुकूमत बिल्कुल उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिदायत होगी, अटॉर्नी जनरल की सूरत में भी वहाँ पे उनकी नुमाइंदगी होगी हुकूमत की, और अदरवाइज़ भी इस मामले में की तह तक जाने के लिए और इस मामले को बेहतर तरीके से आगे ले जाने के लिए कोई भी हुकूमत की तरफ से जो भी मावनत दरकार होगी वो प्राइम मिनिस्टर की दहानी कर रही है
कि वो अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये जो जजेस के ख़त का मामला है उस पर हुकूमत की तरफ से जो भी मुआवनत दरकार होगी वो ज़रूर दी जाएगी, और न सिर्फ मुआवनत दी जाएगी बल्कि इस मामले की हर हद तक पहुंचा जाएगा। इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे बिलाल कियानी साहब। प्रोग्राम में क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ते हैं। हज़ारों इजरायली हमलों, 33,000 से ज़ायद अमवात, 75,000 से ज़ायद ज़ख्मी, सैकड़ों अफराद की माजूरी, और सारा का सारा गज़ा मिट्टी के ढेर में तब्दील होता देखने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल की आँख खुल गई है फाइनली। आज अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल में इसराइल के ख़िलाफ़ पेश करदा करारदाद, पाकिस्तान की करारदाद कसरत राय से मंजूर की गई है। 7 अक्टूबर 2023 से जारी जंग के दौरान ये पहला मौका है जब अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने इजरायली जारहियत पर कोई मौक़िफ़ अपनाया है। पाकिस्तान की करारदाद के हक़ में 28 ममालिक ने वोट दिया है, जबकि अमरीका और जर्मनी समेत 6 ममालिक ने आज भी इजराइल का साथ देते हुए करारदाद की मुखालफत की है। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि गज़ा में फौरी तौर पर जंग बंदी की जाए, हंगामी बुनियादों पर इमदाद और रसाई फराहम की जाए, इसराइल को असलहे और दीगर फ़ौजी साजो सामान की फ़रोख्त और मुंतकिली बंद की जाए, गज़ा में इजरायली फ़ौज की जानिब से किए गए जंगी जराइम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात की जाए। आलमी इमदादी इदारे वर्ल्ड सेंटर किचन की टीम पर हमले में 7 अफराद की अमवात के बाद भी इजराइल पर दबाव बढ़ा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इजरायली वज़ीर आज़म से फ़ोन पर रब्ता करते हुए कहा कि अमरीकी पॉलिसी का इन्हिसार गज़ा में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर है, जिस पर कहा जा रहा है कि बाइडन की जानिब से फ़ौजी इमदाद को मशरूत करने का अब तक का सख्त तरीन इशारा है। पेंटागन की जानिब से भी कहा गया है कि अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने इजरायली हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में गम गुस्से का इजहार किया है। इस हमले के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात ने इसराइल से ताल्लुकात मुअत्तल करने का ऐलान किया है। बरतानिया में भी 600 से ज़ायद वकला ने अपनी हुकूमत को ख़त लिखते हुए इसराइल को फौरी तौर पर असलहे की फराहमी रोकने का मुतालबा किया है। इसराइल ने पहले तो इस हमले को गलती करार दिया और फिर आज ये खबर आ रही है कि इस हमले का जिम्मेदार 2 अफसरान को ठहराते हुए उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल अपने हमलों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटाबेस का भी सहारा ले रहा है। लेवेंडर नामी प्रोग्राम अपने डेटा की बुनियाद पर फ़लस्तीनी शहरियों को मुमकिना हदफ बनाता है और फिर वहाँ बारूद की बारिश कर दी जाती है, ये जाने बगैर कि इसका निशाना आम लोग बनते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 7 अक्टूबर से जारी इसराइली हमलों की वजह से गज़ा में 60% मकानात तबाह हो चुके हैं। अस्पताल, स्कूल, कॉलेजेस कुछ भी अपनी असली हालत में बचा नहीं है। इस सब के बावजूद फ़लस्तीनियों के हौसले बुलंद हैं। आज जुम्मतुल विदा को फ़लस्तीनी तमाम रुकावटें और पाबंदियाँ तोड़ते हुए बड़ी तादाद में मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने पहुँचे। काबिज़ फ़ौज ने नमाजियों को रोकने के लिए आंसू गैस बरसाए, 11 को गिरफ्तार भी किया, लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 1,20,000 नमाजियों ने मस्जिद अक्सा में नमाज अदा की। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज और मुजाहरे किए गए। यौमुल कुद्स पर ईरान के मुमकिन रद्द अमल से बचने के लिए इसराइल भी हाई अलर्ट रहा। तमाम फ़ौजियों की छुट्टियाँ भी मनसूख की, रिजर्व फ़ौजियों को तलब भी किया गया, GPS सर्विसेज ब्लॉक की गई। पीर को शामी दारुल हुकूमत में ईरानी काउंसिल पर हमले में सीनियर ईरानी जनरल समेत 13 अफराद मारे गए थे, जिस पर ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया था। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसराइल के मददगारों के बॉयकॉट की आलमी मुहिम ने बड़े बड़े इदारों को हिलाकर रख दिया है। बैनुल अक़वामी फूड चेन ने इसराइल में अपनी तमाम फ्रेंचाइज वापस लेने का ऐलान कर दिया है। फूड चेन की जानिब से कहा गया है कि बॉयकॉट मुहिम से उनके कारोबार में मायने खेज असर पड़ा है और 4 साल में पहली बार कंपनी अपने सहमाई सेल्स हदफ हासिल नहीं कर पाई है। सबसे ज़्यादा कारोबार मशरक़ वस्ता में मुतासर हुआ है, लेकिन फ्रांस, मलेशिया और इंडोनेशिया समेत दीगर ममालिक में भी कारोबार पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। ये होती है आवाम की ताकत। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो पॉलिटिकल इशूज़ पर अली मोहम्मद खान साहब साथ मौजूद होंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अली मोहम्मद ख़ान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद ख़ान साहब। सबसे पहले तो सर ये फरमाइए, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को मिलने वाले मशकूक ख़त हैं, इसका इल्ज़ाम तहरीक इंसाफ आप लोग हुकूमत के ऊपर लगा रहे हैं। सर अब तक तो ये मालूम नहीं हो सका कि ख़त भेजने वाला कौन है, ख़त आए कहाँ से हैं, तो बग़ैर तहकीक के इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है हुकूमत को? इन खतूत हासिल क्या होगा वैसे? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बेसित पाकिस्तानी, बेसित वकील, मैं इस चीज़ पे बहुत उदास हूँ कि हमारी जुडिशरी के साथ जो हो रहा है, और अभी मैं ये बात एक और जगह भी की है कि क्या पाकिस्तान पे हमला सिर्फ ये है कि बॉर्डर पार से कोई टैंक या जहाज़ आए, या इस तरह की चीज़ें भी मुल्क पे हमला है? क्योंकि मुल्क की बुनियादी इकाइयों में से एक इकाई, शायद सबसे तवाना इकाई जुडिशरी है, क्योंकि जब कभी जमहूरियत भी नहीं थी तो अदालत तब भी थी। और हमारे दीन में एक कॉन्सेप्ट है जो कल मैंने आप ही के एक मीडिया पर्सन दोस्त के साथ कोर्ट रूम नंबर 1 से जब सुप्रीम कोर्ट में निकल रहे थे, सो मोटर केस की जो हियरिंग थी, उसके बाद परसों की शायद बात है, मैंने उनको एक इस्लामी तारीख की एक बात की कि हमारा कॉन्सेप्ट है हमारे दीन का कि काजी आले सुल्तान, कि बादशाह के ऊपर काजी होता है, क्योंकि काजी कभी बादशाह के लिए खड़ा नहीं होता, बादशाह हमेशा काजी के लिए खड़ा हुआ है हमारी तारीख में। तो ये जो चीज़ें आई हैं, आई कंसिडर इट एज अ ब्लेटेंट ब्रेजन अटैक ऑन जुडिशरी, सुपीरियर जुडिशरी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की बुनियादी हिलाने वाली चीज़ें हैं, ये मामूली बात नहीं है। ये एक मैसेज होता है ना, ये मैसेज होता है। आपने ख़त में आर्सेनिक भेज दिया, पता नहीं आर्सेनिक है क्या बला है, हमें वी डोंट नो, लेकिन आप ओवर आप कर रहे हैं। ये अगर आप थोड़ा सा अगर आइन, बाद में हमारे दोस्त आज एक नज़र देख रहे हैं, शुरू में जो आर्टिकल 2A है, हमारा आइन चेंज होता रहा, 62 का, 56 का, फिर 62 का आया, और फिर 73 का भुट्टो साहब के ज़माने में, और उसके बाद फिर उसमें चेंजेस भी आते रही। एक चीज़ कंटिन्यूस रही है, वो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रिंसिपल, जिसको करारदाद मकासद कहते हैं। और उसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जिसको आर्टिकल 2A के जरिए अब इस आइन का हिस्सा बनाया गया, वो ये है कि द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी विल बी इंश्योर्ड किसी भी कीमत पे। अब ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, आर्टिकल 2A यानी पूरे आइन के शुरू में, और उस पे अटैक, मैं तो उसको पाकिस्तान पे हमला समझता हूँ। हुकूमत वक्त की और हमारे दिफा की हसास इदारों की, इंटेलिजेंस एजेंसीज की, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंश्योर करे कि हमारी सुपीरियर जुडिशरी जो है वो हर तरह से सिक्योर रहे। सर हुकूमत जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है। अगर वजीर आजम साहब का आपने स्टेटमेंट सुना हो, वो ये कह रहे हैं, जी सवाल भी ले लीजिए साथ साथ। वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि इस मामले को संजीदगी से देखा जाएगा, और उन्होंने उसकी तहकीकात का भी ऐलान कर दिया है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि सर अभी तक तो कोई चीज़ सामने नहीं आई कि वो खत आया कहाँ से है, किसने भेजा है, हुकूमत के ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है कि ये हुकूमत की तरफ से हो रहा है, जजिस को हिरासा करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, 2 नुकात मैं पेश करना चाह रहा था, वो करके आपके सवाल की तरफ आता हूँ। पहला ये है कि जो जज साहिबान हैं, इस तरह की चीज़ों के बाद क्या वो उस तरह फ्री माइंड के साथ अपनी ड्यूटी कर सकेंगे? मेरे ख्याल में उनमें भी सलाहियत है, करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस बात का भी एहतमाल है कि चीज़ें बैक ऑफ द माइंड पे इंसान के होती हैं। इंसान को चाहे जितना भी मजबूत असाब को हो, उसको अपने बच्चों का, अपने घर वालों का उसको फिक्र होती है। अपनी जान की ना हो तो अपने बच्चे बच्चियों की तो होती हैं। तो एक तो ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा मोहतरम जज साहिबान के। दूसरा, जो हम जैसे आम लोग, हम लोग जो अदालतों में इंसाफ लेने जाते हैं, देखें, आप जब अदालत में जाते हैं, हम चूंकि वकला, हमें उसका ज्यादा आइडिया होता है कि जो मौकिल आ रहा होता है ना, मौकिल जो आ रहा होता है, वो जब अदालत में एंटर होता है, उसके जहन में एक ऑरा होती है, एक इमेज होती है कि मैं मजबूत हाथों में हूं, मैं एक मजबूत जगह। जब उसके ये शटर हो जाए खुदा न खास्ता कि भाई मैं जिसके पास आ रहा हूं वो तो खुद इंसाफ ढूंढ रहा है, वो तो खुद, उसको तो खुद। अली भाई, आप जो ये वाली बात करें ना, ये इस साइड पे बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जजेस को अगर ऐसी धमकी आमेज खतूत मौसूल हो रहे हैं तो वो किस स्टेट ऑफ माइंड के साथ काम करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों का माइंड पूछना चाह रही हूँ कि जो सारी सिचुएशन हुई है, उसके बाद आपने उठा के इल्जाम दर दिया हुकूमत के ऊपर, हुकूमत कैसे इन्वॉल्व है आपके मुताबिक? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किधर से हुआ है। और ये भी जो चीजें मीडिया में आई कि जहां से लेटर्स पोस्ट हुए वहां के कैमरे, और इन्वेस्टिगेशन से पहले इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। एम आई राइट सर? देखिए, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि खुदा न खास्ता शहबाज शरीफ साहब ने
उन्होंने खत लिखवा के भिजवाए हैं। मैं इस तरह की बात नहीं करना चाहता, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमत वक्त की, क्योंकि देखें अंदर जो जज बैठा हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठा है, लेकिन उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बाहर किसकी है? पुलिस वाला खड़ा है जो रिपोर्ट करता है। ये देखिए, ये आगाज में मैंने अली भाई कहा कि तहकीक की जिम्मेदारी भी उनकी है, प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी भी उनकी है, और इनफैक्ट आपसे पहले हुकूमत की नुमाइंदगी प्रोग्राम में मौजूद थी, उनसे भी मैं यही सवाल कर रही थी। लेकिन ये नहीं समझ आ रहा ना सर कि अभी आप भी ये चाह रहे हैं कि तहकीकात हो जाए, सब कुछ सामने आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी इल्जाम लगाया जा रहा है। सवाल ले लें सर, एक तरफ आप लोग चीफ जस्टिस साहब से जो उन्होंने एस्कुत नोटिस लिया उसकी आप तारीफ कर रहे हैं। इससे पहले जब हुकूमत की तरफ से कमीशन बनाया जा रहा था तो आप लोगों की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा था कि चीफ जस्टिस का साहब का मामला है, ये उनको चाहिए था कि वो इस पर एस्कुत नोटिस लेते। एक तरफ आप लोग तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनसे आप ये मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें। तो सर क्या पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? ये डबल स्टैंडर्ड्स, डबल स्टेटमेंट्स क्यों आ रहे हैं सर? कोई इख्तिलाफात है इन मामलात पर भी? आपने बहुत से सवाल इकट्ठे कर दिए, मुझे आई होप मैं आंसर कर पाऊँ। पहली बात बहुत अहम, आपने जो हुकूमत की बात की कि हुकूमत ऐसा क्यों करेगी, मैं ये इल्ज़ाम मैं नहीं लगा रहा। मैं कम से कम अभी इस स्टेज पे ये नहीं कह रहा कि हुकूमत खुदा न खास्ता खत भेज रही है, लेकिन मैं एक इवेंट आपके सामने रखता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में परसों जब सो मोटो नोटिस पे हियरिंग हो रही थी तो मैं इत्तेफाक से वहीं था। तो जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने, हमारा तो भाई है, उम्र में शायद मेरे से कम ही होगा, काबिल आदमी है, लेकिन उन्होंने थोड़ी सी, मैं कहूँगा मुझे थोड़ी सी लिबर्टी दीजिए कि उन्होंने थोड़ी सी भड़क मारी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के सामने कि हम तो आपकी किसी भी बात से डेविएट हुकूमत नहीं करती, हर बात पे मनवान अमल करते हैं। मैं जज साहब को देख रहा था, वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर उन्होंने पूछा कि आप किस तरह अमल करते हैं? जब हमारे जज साहिबान कोई फैसला करते हैं तो आप उस पर 3MP लेके आ जाते हैं, हमारे फैसलों को एग्जॉस्ट कर देते हैं, उसको अमल में ही नहीं आने जो है वो देते। तो वहां पे फिर एक बात सामने आई कि ये कैसे हो सकता है कि ये जो 6 जज साहिबान ने खत लिखा है तो उनको जो जिस तरीके से थ्रेट किया जा रहा था, उनको जिस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा था, तो वो तो शहबाज शरीफ साहब यानी हुकूमत वक्त के नीचे ही वो हो रहा था सारा, उन्हीं के नीचे सारे इदारे आते हैं, सारे लोग उन्हीं के नीचे आते हैं। तो वो कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अपना आप? क्योंकि इल्जाम ही उन पे है, ये मैं नहीं कह रहा, इट वाज सेट बाय वन, मैं नाम नहीं ले रहा, ऑनरेबल जज फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट, और ओपन कोर्ट में है तो वो तो सबको पता, वो तो ओपन सारा लाइव चल रहा है। तो अब सवाल यहाँ पे ये है कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं अच्छे बच्चे बन के अपने आप को साइड पे नहीं कर सकते कि हम मैंने नोटिस ले लिया मैं ये कर दूंगा। अच्छा, अब दूसरी बात की तरफ आते हैं, क्योंकि आपका सवाल जो है वो काफी तवील था, मैं उस तरफ आता हूँ। आपने पूछा कि एक तरफ आप जज साहब की तारीफ कर रहे हैं, मोहतरम काजी साहब की, चीफ जस्टिस साहब की, दूसरी तरफ आपने पे सवाल भी उठाया। देखिए, हमने सवाल तब उठाया जब कमीशन की बात हुई, हमने ये कहा कि जनाब ये आप लोगों का काम है, इस पे सो मोटो लें। वही बात मोहतरम जिलानी साहब ने, अब उनसे इस्तीफे का मुतालबा नहीं है जी, वो विथड्रॉ कर रहे हैं। इस्तीफे का मुतालबा चीफ जस्टिस साहब से हमारे चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब ने नहीं किया, ऑफिशियली नहीं हुआ। बाकी जमात के बहुत से लोग हैं मेरे जैसे, बहुत से तर्जुमान हैं, कोई अपनी राय का इजहार कर देता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, यानी गौर साहब करेंगे, सिटिंग चेयरमैन करेंगे, यानी पीटीआई के तर्जुमान जो भी बयान दे रहे हैं सर, उस बयान की कोई वैल्यू नहीं है, आप ये कह रहे हैं? बैरिस्टर गौहर साहब अगर कोई बयान देंगे उसकी हैसियत होगी, लेकिन अगर तर्जुमान कोई बयान देते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि वैल्यू नहीं है। आप मुझे अपने तर्जुमानों से क्यों लड़ाना चाहती हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ऑफिशियल लाइन वही होगी जो सिटिंग चेयरमैन बैरिस्टर गौर कहेंगे। सर वैसे मुझे लड़वाने की जरूरत नहीं है, जो आपकी पार्टी के अंदर आजकल हालात चल रहे हैं। मुझे बताइए अली भाई, ये ग्रैंड अलायंस की इसके जरिए भरपूर अवामी तहरीक चलाने के इशारे आप लोगों की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब ये बताइएगा इस अलायंस में होगा कौन कौन, क्योंकि जिन जमातों को आप लोग बुला रहे हैं उसमें JUI नहीं है। JUI के हवाले से भी बता दीजिएगा, उनको आप लोगों ने बुलाया नहीं है, उन्होंने आपकी दावत कबूल नहीं की, और क्या बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनमें से किसी ने आपको यकीन दहानी करवाई है सड़कों पर निकलने के लिए? देखिए, जो अलायंस वाले मामला हैं उसको तो ज्यादातर असद खैसर साहब डील करते हैं। ज्यादा प्रॉपर जवाब तो आपको वो दे सकेंगे कि मौलाना साहब से उनकी मुलाकातें हुई हैं, क्या मौलाना साहब आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि फिलहाल ये है कि पेशीन में जो महमूद खान अचकजई साहब की जमात है वो की जलसा कर रहे हैं, तो उसमें हमारा वक्त जाएगा, इंशाल्लाह उसमें शिरकत करेगा। जो हमारे हम ख्याल जमातें, हम ख्याल क्या है, देखिए हमें उनमें बहुत सी चीजें डिफरेंट है, मतलब मैं मुझे साफ बात कहने दें, हमारे उनमें बहुत सी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं, लेकिन एक नुकता जो हमें इकट्ठा करता है वो ये है कि वो कहते हैं कि धांधली हुई, हम भी कहते हैं कि धांधली हुई। ये वो एक बाइंडिंग फोर्स है जो हमें इकट्ठा करती है। बाकी आइडियोलॉजिकली हम हिस्टोरिकली एक दूसरे से बहुत दूर रहे हैं ये जमातें,
लेकिन पाकिस्तान के मफाद में और इलेक्टोरल फ्रॉड को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो आपने हाथ बढ़ाना होगा, और इस पे उनके और हमारे बीच में कदर मुश्तरक है। यानी सर आप लोग जो महमूद अजगज़ई साहब एहतजाज कर रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, उसमें आप लोग शामिल होंगे? जी, उसमें इंशाल्लाह हमारा वक्त जो है वो जाएगा, और हमारा ये भी एक इरादा है इंशाल्लाह कि ये ईद के बाद हमारी जो प्रोटेस्ट हैं उसको हम बढ़ाएंगे, और साथ में हम गुफ्तगू का दरवाजा बंद नहीं करें। गुफ्तगू इस पर नहीं हमने करना कि हमने पाकिस्तान के ज़रिए और पाकिस्तान के तजारती मसाइल पे कोई मिसाक़ी मईशत फिलहाल करना है। नो, हमारा पहला नुक्ता यह है कि हम मैंडेट चोरी पर बात करेंगे, इस पे बात होगी तो आगे और बातों पे बात होगी, लेकिन हम ये बिल्कुल मैसेज नहीं दे रहे कि हम प्रोटेस्ट में जा रहे हैं तो हम पाकिस्तान के इस सबसे बड़े इशू पे, ये जो असीरान की रहाई है, खान साहब और हमारे मेन असीरान, और साथ में जो वैसे ये जो आप एहतजाज करने जा रहे हैं अली भाई, ये 8 तारीख को होते हैं इलेक्शंस, उसके तकरीबन 2 महीने गुजर जाते हैं, उसके बाद आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं। बहुत देर नहीं हो गई, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर आप ही के लोगों के वो ट्वीट्स देख रही थी, वो एक्स पे पोस्ट उनकी देख रही थी, जिसमें वो कह रहे थे कि पीटीआई ने बहुत देर कर दी है, स्ट्रैटेजी दुरुस्त नहीं है, और आपके वोकल लोग वो ये बात कर रहे हैं। देखिए, आइडियली स्पीकिंग तो पहले 24 घंटे में हमें एहतजाज की कॉल दे देनी चाहिए थी कि जब हमारे साथ ये सारा उन्होंने किया, लेकिन कुछ हमने एक्टिविटीज़ की भी हैं। पेशावर में 1-2 बड़े एहतजाज हमने किए हैं, कराची में लोग निकले हैं, वकला निकले हैं लाहौर में, लेकिन आपकी बात इस हद तक सही है कि बड़े लेवल पे जो एहतजाज है शायद ज़्यादा करने चाहिए थे। इसीलिए ईद के बाद पार्टी ने, कोर कमेटी ने फैसला किया है खान साहब की डायरेक्शन पे कि प्रोटेस्ट जो है उसका दायरा कार बढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह। सही सही। अच्छा, ये मुझे ये कोर कमेटी के ऊपर एपेक्स कमेटी बनी है 10 रुकनी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ गई? और सुना है कि ये आपके बानी चेयरमैन की हिदायत पर बनाई गई है, तो क्या ऐसा हुआ सर कि कोर कमेटी के ऊपर भी एक एपेक्स कमेटी? मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरी मालूमात है, मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में एक एपेक्स कमेटी थी पहले से भी, जो कुछ डे टू डे अफेयर्स में, क्योंकि 75 बंदों की कमेटी है कोर कमेटी, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको एक स्मार्ट सी कमेटी चाहिए होती है, वर्किंग कमेटी टाइप की चीज़, जो कि डेली अफेयर्स को वो देख सके। तो शायद उस नीयत से इसको थोड़ा बड़ा किया गया होगा, लेकिन वही हमारे दोस्त हैं, भाई हैं जो कोर कमेटी में हैं, वो उधर भी हैं, सारे एक ही टीम है। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों में अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। फोकस हमें, मैं अपनी जमात के हवाले से बात कर रहा हूँ, हमारा फोकस एक ही चीज़ पे है, इमरान खान साहब की रहाई, असीरान की रहाई, और मैंडेट पे जो डाका पड़ा है, मैंडेट की वापसी। सही। और आपके एहतजाज से इमरान खान की रिहाई मुमकिन हो पाएगी? कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, 2 बातें हैं। बड़ा आपका पर्टिनेंट सवाल है, आपने बड़े शॉर्ट, बड़े मासूमाना अंदाज में पूछा है, भाई साहब की तरह, लेकिन इतना मासूमाना सवाल नहीं है। देखिए, अदालतों में हम हैं, एज ए वकील आपको कह रहा हूँ, केसेस में कुछ नहीं है, पॉलिटिकल केसेस हैं, जल्द या बदेर खान साहब की रिहाई उसमें से होनी है, लेकिन चूंकि केसेस पॉलिटिकल है, देखिए केसेस पॉलिटिकल है, ही इज अ प्रिजनर ऑफ कॉशियस। ऐसा नहीं था कि अचानक इमरान खान साहब ने अचानक एक रात में कुछ ऐसा कर दिया कि 200 केसेस बन गए। दे पॉलिटिकल केसेस, तो पॉलिटिकल केसेस से निकलने के रास्ते भी पॉलिटिकल होते हैं, होने चाहिए। ये सिर्फ अदालती केसेस तो नहीं है, ये कोई क्रेडिबल केसेस तो नहीं। अब आवामी सतह पर दबाव बढ़ाकर आप समझते हैं कि केसेस खत्म हो सकते हैं और इमरान खान रिहा हो सकते हैं? मैं समझता हूँ अवामी सतह पे जो आप एहतजाज करते हैं, उसकी मैसेजिंग अदालत के लिए तो नहीं होती, उसकी मैसेजिंग जो है वो हुकूमत के लिए होती है, जिम्मेदार लोगों के लिए होती है कि भाई इमरान खान को रिहा सर हुकूमत ने तो नहीं करना, अदालतों ने करना है। यू नो, किसे पारीना नहीं है, हम 3 करोड़ वोट लेने वाले लोग हैं, हम पाकिस्तान के तमाम सूबों में हैं, 2 तय अक्सरियत ली है। एक जमात मुझे बता दें आज आप कि जो पाकिस्तान के चारों सूबे में, मियां साहब अपर पंजाब, नून, पीपल्स पार्टी, इंटरनल सिंध, MQM कराची। अच्छा अली भाई, एक तरफ आप लोग एहतजाज की प्लानिंग्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ KPK के हवाले से कुछ ऐसी इत्तलात आती हैं कि वहां पर पूरी कैबिनेट के साथ, वजीर आला साहब पूरी कैबिनेट के साथ कोर कमांडर हाउस जाते हैं, वहां पर मीटिंग होती है, ये क्या माजरा है सर? देखिए, जो इन्फॉर्मेशन आई है, मैंने वो बैरिस्टर साहब की बात सुनी है, जो हमारे तर्जुमान है खैबर पख्तूनख्वा से, साहब कि कोई सिक्योरिटी ब्रीफिंग थी, सिक्योरिटी ब्रीफिंग के लिए गए थे, और जाहिर है हमारी अपने ही दिफा के इदारे हैं, और माजी में बेशुमार दफ़ा ऐसे हुआ है, हमारी हुकूमत में भी हुआ है, मियाँ साहब की हुकूमत में भी हुआ है
कि सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स के लिए वजीर आजम या जिम्मेदार लोग जो है हुकूमती जाते हैं, GHQ भी जाते हैं, इंटर सर्विसेज के ऑफिस अपना मेन सेंटर में भी जाके ब्रीफिंग के लिए जाते हैं। तो ये लोग अगर वहाँ हमारी वजीर आला साहब और उनकी काबीना जो खैबर पख्तूनख्वा हसास इलाका है सिक्योरिटी कंडीशंस पे ब्रीफिंग लेने गए हैं, ये तो अच्छी बात है। इसका मतलब है कि गंडापुर साहब जो है वो सियासत भी कर रहे हैं लेकिन रियासती उमूर में वो जज्बाती नहीं है, वो मामला। ग्रेट सर, ये बहुत अच्छी बात की आपने। यानी सर इस तरह की ब्रीफिंग्स के लिए, इस तरह के मामलात के लिए सिर्फ KP की गवर्नमेंट नहीं, अगर पंजाब या बलूचिस्तान या सिंध या दीगर लोग भी अगर इस तरह की मीटिंग्स के लिए जाते हैं तो आप समझते हैं कि ये मीटिंग्स होनी चाहिए। दैट्स ग्रेट सर। मुझे बताइए, PTI की तरफ से दावा हो रहा है सर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा को जहर दिया गया। बुशरा बीबी साहिबा ने बताया। जी आप कर लें, कंप्लीट कर लें सर, मुझे क्विकली आगे बढ़ना है। जी कि ब्रीफिंग के लिए जरूर जाएं और दिन की रोशनी में जाएं, रात के छुपे डिग्गी में जाना नहीं चाहिए। सर कि आपने तो तय नहीं करना ना सर, अब आपकी वाली जो होगी वो ब्रीफिंग है और बाकी चीजें फिर सब आप बोल रहे हैं। अच्छा सर, मुझे बताइए, ये PTI की तरफ से ये दावा आया कि बुशरा बीबी साहिबा को जहर दिया गया। बुशरा बीबी साहिबा ने पहले बताया था कि उनको कुछ मिर्ची वाली चीजें खिला दी गई थी जिसकी वजह से उनका स्टमक खराब हो गया था। फिर उसके बाद बताया गया कि कुछ ऐसे जहरीला मवाद उनके खाने में डाला गया है जिसकी वजह से खुदा न खास्ता अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। लेकिन फिर उनके जाती मालिज ये बता रहे हैं कि ऐसा तो कुछ नहीं मिला। जो कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं उनके मुताबिक तो 2 माह पहले उनकी तबीयत कुछ खराब हुई थी और इस वक्त भी उनके साथ मसाइल जो है वो हाजमे के हवाले से ही थे। जी, आपने डॉक्टर आसिम साहब की बात की है, उनका इंटरव्यू मैंने भी सुना है। तो इस बात में तो अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने कहा कि उनको कोई जहर के शवाहिद अभी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने साथ ही बात भी की है कि मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं ब्लड के, आई थिंक ब्लड लेवल के होंगे और शुगर के वगैरह के भी होंगे। तो वो टेस्ट आ जाएं उसके बाद ही शायद क्लियर होगा कि पिछले 3 महीनों में या जब से बीबी जेल में है तब से उनके खाने में क्या सिचुएशन है, और वो तो ब्लड टेस्ट की डिटेल रिपोर्ट एनालिसिस के बाद ही शायद वो बात क्लियर हो। लेकिन बहरहाल ये मामला आम मामला नहीं है, संजीदा मामला है। इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन क्रेडिबल लैब से होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जब तक इस तरह के हकाइक सामने ना आए तो सर इल्ज़ामात की सियासत भी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला दुआ है, अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, उनको सेहत दे। बहुत शुक्रिया, आपके साथ मौजूद थे। क्विकली नाजरीन, स्पोर्ट्स सेगमेंट की तरफ बढ़ूंगी क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप बिल्कुल ही खड़ा हुआ है दहाने पर, जून में होना है। और उससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जिस तरह की तब्दीलियां हो रही हैं, कैप्टनसी तब्दील हो रही है। पहले बाबर से लिया गया, शाहीन आफरीदी को दिया गया, फिर दोबारा शाहीन आफरीदी से कैप्टनसी ली गई और बाबर को 2 फॉर्मेट्स की कैप्टनसी दे दी गई है। तो क्या टीम का मोराल तो इससे डाउन नहीं होगा? टीम में ऐसी उछाड़ पिछाड़ से क्या पाकिस्तान टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर पाएगी? इन तमाम बातों को करने के लिए मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब। सबसे पहले तो मुझे बताइए, 2 माह बाद होने जा रहा है सर क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप। बहुत अहम, बहुत बड़ा इवेंट है और ऐसे वक्त में टीम में जो तब्दीलियां हो रही हैं, जो खाड़ पिछाड़ हो रहा है, फायदेमंद साबित होगा या आप समझते हैं कि टीम में इससे इख्तिलाफात बढ़ेंगे? किरण, बज़ाहिर ये एक ऐसी सूरत हाल है कि जो 2003 के वर्ल्ड कप से पहले भी हुई थी, जब वकार यूनुस को कप्तान बनाकर भेजा गया था। उससे पहले भी कप्तानी के हवाले से मुख्तलिफ बातें हो रही थी और वसीम अकरम का कप्तान बनने का नाम आ रहा था, लेकिन वकार यूनुस को भेजा गया। और आपने इंस्टाग्राम पे शायद शाहीन शाह आफरीदी की एक पोस्ट देखी होगी जिन्होंने कहा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे सब्र को इतना ना आजमाओ कि मैं फट पड़ूं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है। और या तो पहले गलत हटाया गया था बाबर आजम को, जब बाबर आजम को हटाकर शाहीन आफरीदी को बना दिया गया तो 5 T20 मैचेस के बाद उसको अब गलत हटाया गया। तो इससे टीम के इत्तेहाद में फर्क पड़ सकता है और इससे टीम के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। जो कॉम्बिनेशन है, अब बाबर आजम सिलेक्शन कमेटी के भी रुकन होंगे क्योंकि 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी होगी और कप्तान इस मर्तबा पहली मर्तबा सिलेक्शन कमेटी में बैठेंगे, वरना पहले कप्तान अपना इनपुट दे दिया करते थे। तो ये मसाइल जो है वो तो हैं। मोहसिन नकवी साहब के लिए चैलेंज है, वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, वहां भी इतने मसरूफ हैं सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से, फिर क्रिकेट बोर्ड को भी लाना है। और वो क्रिकेट बोर्ड में लगता यह है कि पंजाब गवर्नमेंट के वो अफसरान, जब निगरान वजीर आला थे मोहसिन नकवी साहब, उन तमाम अफसरान को लेकर आए। आज नाम आ रहा है आमिर मीर का कि जो निगरान वजीर इत्तलात थे कि शायद उनको भी PCB में कोई ओहदा दिया जाए। आज आलिया रशीद जो डायरेक्टर मीडिया थी वो रिजाइन कर गई है। उसके अलावा बाबर हामिद रिजाइन कर गए, डायरेक्टर कमर्शियल। बिलाल रजा डायरेक्टर लीगल रिजाइन कर गए।
और भी इस्तीफे तो सूरत आप देखें, खुर्रम नियाजी जो डिप्टी कमिश्नर जंग थे उनको डायरेक्टर डोमेस्टिक बना दिया गया है, और भी रफीउल्लाह साहब जो पीआईडी डिपार्टमेंट पंजाब में थे उनको मीडिया में लेकर इकबाल साहब, मैं जरा चाह रही हूँ, आपने जो शाहीन के हवाले से कहा ना, इंस्टाग्राम पोस्ट के हवाले से, क्योंकि वो वाकई बहुत गंभीर पोस्ट है, मैं जरा उनके उसका मफहूम आपको बताना चाह रही हूँ अपने नाज़रीन को। बेसिकली वो लिख रहे हैं कि मुझे कभी भी इस मकाम पर मत पहुंचाओ जहां मुझे तुम्हें दिखाना पड़े कि कितना जालिम और बेरहम हो सकता हूँ। मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो। कौन ले रहा है सर उनके सब्र का इम्तिहान? और अगेन जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस हैं उन सबके लिए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई क्या करेंगे फिर आप जून में जाकर, जब टीम में ये सब चल रहा होगा तो? बिल्कुल आपने सही कहा, सब्र का इम्तिहान तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ले रहा है ना। बाबर आजम से मुलाकात की पीसीबी के चेयरमैन ने और उनको एतमाद में लिया, लेकिन शाहीन आफरीदी से किसी ने मुलाकात नहीं की। जो एक तस्वीर वायरल हुई वो शाहीन आफरीदी वहां पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में हाथ मिला रहे थे पीसीबी के चेयरमैन के साथ, उनको एतमाद में नहीं लिया गया। और ये सारी चीजें जो शाहीन आफरीदी, सुना है कि शाहीन आफरीदी के हवाले से एक बयान भी जारी कर दिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि जिसमें कहा गया था कि जनाब मैं बिल्कुल तैयार हूं। बाद में उन्होंने कहा कि मैं तो सो रहा था रोजा खोल के। ये किसने जारी किया? इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है जी। और फिर मोहसिन नकवी साहब ने भी बात इकबाल भाई, आप जो है वो बड़े बाखबर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं सर, मुझे ये बताइए कि बाबर से जब कैप्टनसी ली गई उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी? वो जो हम मुसलसल एक खराब परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट टीम की चल रही थी, क्या ये रीजन से? और फिर उसके बाद वापसी हुई तो बाबर ने तो 4-5 मैचेस, इस शाहीन के 4-5 मैचेस हुए और उसके बाद फिर हमें पता चलता है कि शाहीन से कैप्टनसी लेकर दोबारा फिर बाबर के पास जा रही है। वापसी के फिर क्या वजह बनी? देखिए किरण, उस वक्त के जो पीसीबी के इंटरिम कमेटी के चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब, उनका एक तनाज़ा शुरू हुआ क्योंकि बाबर आजम और उनके साथियों ने वर्ल्ड कप जाने से कबल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें अपनी मर्जी की शिक शामिल करवाई। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वो साइन नहीं कर रहे थे। उससे पहले ज़का अशरफ साहब श्रीलंका में मिले, वहां उनको लड़कों को उन्होंने कहा, लेकिन साइन नहीं हुआ था। तो फिर आखिरी लम्हे पर जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ तो ज़का अशरफ साहब को ये कहा गया कि चूंकि खिलाड़ियों के एजेंट्स होते हैं और एजेंट्स का बड़ा रोल है और बाबर आजम के भी वही एजेंट हैं जो इंजमामुल हक के एजेंट हैं, तो उस वजह से थोड़ी नाचाकी पैदा हुई, उस वजह से एतमाद में कमी आई, जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि बाबर आजम को हम जो है वो रेड बॉल क्रिकेट में कप्तान रखते हैं। और उन्होंने बुलाया नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, उन्हें कहा तो बाबर आजम ने कहा मैं तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा देता हूं। तो ये मसला जो वहां से शुरू हुआ और फिर उसके बाद गलत किया, बाबर आजम को हटाया। चले वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस ऐसी थी, फिर शाहीन को अगर बनाया था तो उसे मौका मिलना चाहिए। मेरी जाती राय में यही है कि आप ये म्यूजिकल चेयर का गेम कब तक खेलते रहेंगे कप्तान का। बिल्कुल ठीक। और फिर अगेन सवाल वहीं पर ही आ जाता है कि इस सारे मामले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस कितनी मुतासर होगी, इस सारे मामले से जो हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन है टीम में वो कितना मुतासर होगा। और पाकिस्तानी जो क्रिकेट शायकीन है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान को अच्छा और बेहतर परफॉर्म करता देखना चाहते हैं। जो सरफराज के दौर में T20 की ट्रॉफी लेकर आए थे वो इस बार भी पाकिस्तानी शायकीन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या इतने सारे तनाज़ात के बाद ये मुमकिन हो पाएगा, ये देखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में मिर्ज़ा आप साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।